वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ काव्य खंड से जो जनतंत्र का जन्म आपका शीर्षक है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिस शीर्षक को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यहाँ आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया एक हिस्सा है। इसमें सबसे पहले हम जनतंत्र के जन्म के बारे में जानने से पहले इस बात को जाने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, क्योंकि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपका बेहद ही अनिवार्य है, या आप 10वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कुछ और भी सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में होंगे, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत ही यह जरूरी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कि यहाँ राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को माना जाता है, क्योंकि वो एक राष्ट्र कवि के रूप में है, जिनका जन्म यहाँ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दर्ज किया गया है कि 1908 ईस्वी को 23 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ था। और यह जन्म जो था सिमरिया, जो बेगूसराय आपका एक जिला है अभी बिहार में, आप समझते हैं बेगूसराय जिला के बारे में, तो बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु के रूप में भी आप देखें तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु भी हो गया था। तो 24 अप्रैल 1974 को इनका जब मृत्यु हो गया, उनकी माँ जो थी, माँ का नाम अगर आप जानेंगे तो मनरूप देवी, और पिता का नाम जो था रवि सिंह के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वह गांव में ही संपन्न हुई, क्योंकि जो भी कवि हैं, ज्यादातर कवियों को आप देखेंगे या ज्यादातर जो महान व्यक्तियों का देखते हैं तो उसमें उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो होता है गांव के आसपास ही संपन्न होता है। तो इस तरह से 1928 ईस्वी में पुनः आप देखेंगे कि उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल जो था, तो रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, और 1932 ईस्वी में वे पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। और इस तरह से वे HE स्कूल बरबीघा में, तो HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक यानी जनसंपर्क विभाग में वे सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर के रूप में भी अपने आप को सुशोभित किए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी इन्होंने रहने के काम किए। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं है। जो भाषा है इनका स्पष्ट कर देती है, सब कुछ उजागर यहाँ कर देने का काम करती है। उनकी प्रमुख कृतियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्राणभंग देखेंगे, रेणुका देखेंगे, हुंकार देखेंगे, रसवंती देखेंगे, कुरुक्षेत्र देखेंगे, रश्मि रथ देखेंगे, नील कुसुम देखेंगे, उर्वशी देखेंगे, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा भी देख सकते हैं, या आप देखें हारे को हरिनाम आदि ऐसे काव्य कृतियों के रूप में प्रकाशित होता है। और फिर अगर देखना है तो मिट्टी की ओर देखें, और नारीश्वर आप देख सकते हैं। संसार के चार जो आप ऐसे देखेंगे, संसार के चार काव्य की भूमिका, बट पीपल का आप देखें, चाहे आप शुद्ध कविता की खोज भी देख सकते हैं। दिनकर की डायरी आदि जो गद्य कृतियों के रूप में प्रतिपादित है। दिनकर जी को स्मृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और उर्वशी के माध्यम पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो इतनी महान उपलब्धियां इनके अंदर, एक साथ एक व्यक्ति में इतना व्यक्तित्व होना, इतनी अच्छी बात कही जा सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिनकर जी की उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में समझे जा सकते हैं। वे भारतेंदु युग के, अगर कहें तो भारतेंदु युग के प्रवहमान राष्ट्रीय रूप से हम समझते हैं भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि के रूप में जाने जा सकते हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दिया था, और अपनी संवेदना और भावबोध में वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में, यानी कवि के रूप में ही अपने आप की पहचान बनाए। उन्होंने प्रबंध के रूप में मुक्तक आप देख सकते हैं, गीत पर गीत देख सकते हैं, काव्य नाटक भी आप देख सकते हैं, आदि अनेक जो काव्य शैलियां हैं, ऐसे काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उन्होंने उत्कृष्ट रचनाएं भी प्रस्तुत करने का काम किए हैं। फिर यहाँ प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवि जो हैं, उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट समझी जा सकती है। और खासकर भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अगर हम समझें तो अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत और गंभीर रूप में है। उनमें इतिहास और संस्कृत, जो इतिहास का साथ सांस्कृतिक परंपरा है, इसकी गहरी चेतना उनके अंदर भरी हुई है। और समाज, राजनीति, दर्शन का
वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य के अनेक स्रोतों में यह व्यक्त होते हुए नजर आता है। पुनः राष्ट्र कवि दिनकर जी की प्रस्तुत कविता जो है यहाँ आधुनिक भारत के जनतंत्र के रूप में जो यहाँ पे हम वर्णन करेंगे कि जनतंत्र का जन्म जो है इसके उदय का जयघोष करता है, यानी कि सदियों की देशी विदेशी जो बातें हैं, पराधीनता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति जब हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ संपादित हुआ, तो जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों के माध्यम से ऐसे कविता को उजागर करते हुए यहाँ कवि एक नवीन भारत का शिलान्यास करने का प्रयास करते हैं। और खासकर आप देखेंगे छात्रों कि जिनमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का है, यानी जनता यहाँ सिंहासन पे आसीन होने जा रही है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है और यह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आप जब इस कविता को गहराई से अध्ययन करेंगे, गहराई से सुनेंगे और अपने मन के अंदर ऐसे भावनात्मक विचारों को लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कविता जो है जनता को बता रही है या संदेश दे रही है कि जनता अब स्वतंत्र हो चुकी है, सिंहासन पर जाने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। अर्थात सीधे शब्दों में अब हम चलते हैं यहाँ कविता के तरफ कि जनतंत्र का जन्म जो है यह कविता में क्या वर्णन किया गया है। हरीश दिनकर जी के द्वारा यह कविता जो है जनतंत्र का जन्म है। इसमें सबसे पहले पंक्ति में यहाँ कवि कहते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दोरा समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी सदियों से यह देश जो था गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ठंडी यहां राख जो थी ठंडी हो चुकी थी, बुझ चुकी थी, अब यह राख भी सुगबुगाने की स्थिति में आ गई है। मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह मिट्टी जो है भारत की मिट्टी है, यह सोने की ताज पहन के इठलाना शुरू कर दी है, इतनी खुशियां मनाना शुरू कर दी है कि दो राह समय की घर घर नाद सुनो, दो राह समय की घर घर नाद सुनो। समय जब आता है तो इसकी एक बार नाद सुनो, इसकी जयकार सुनो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थात जनता जब चाहती है तो बड़े से बड़े सिंहासन को उखाड़ फेंकने का काम करती है। जनता जब चाहती है अपने सिंहासन को खाली करा के स्वयं सिंहासनारूढ़ होने का काम करती है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता समझ चुकी है सिंहासन के महत्व को, भली भांति जनता मान चुकी है, समझ चुकी है, तो निश्चित रूप से जनता चाहती है कि अब सिंहासन खाली करो। जनता स्वयं वहां तक चल दी है, क्योंकि अगले पंक्ति के माध्यम से यहाँ कवि कह रहे हैं कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अर्थात उसी जनता का जिक्र कर रहे हैं यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कि जनता यानी समझते हैं आप, जनता यानी हम आप सभी जनता है। तो जनता हाँ मिट्टी की वही अबोध मूर्तें यानी कि वही मूर्तें जो कभी नहीं बोलती थी, कभी जो थी गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, गुलामी को समझ रही थी और गुलामी के चलते हुए अपने आप को सामना करने से वे डर रही थी। वही अबोध मूर्तें, वही जनता, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जो जाड़े की और पाले की कठिनाइयों को हमेशा सहने वाली वही जनता, जब अंग अंग में यानी उसके प्रत्येक अंगों में लगे सांप को चूस रहे, यानी कि सांप जो है उसको चूसने का काम कर रहे थे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली वही जनता, जो इतने कष्टों को सहने के बावजूद भी मुंह खोल के कभी कहने वाली नहीं थी, वही अबोध मूर्तें, वही अबोध जनता। हाँ, तो यहाँ कवि कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड़, जनता इस पर क्या कहती है। अर्थात यहाँ कवि अगले पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि जनता हाँ वही जनता। कौन सी जनता? तो लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, लंबे बड़े जीभ का वही कसम देने वाली जनता, वही कसम सहने वाली जनता सचमुच ही बड़ी से वेदना सहती है। सही में कहो, सही में जानो तो बहुत वेदना, बहुत कष्टों को सहती है। वही जनता की बात यहाँ कवि कर रहे हैं। सो ठीक है मगर, यानी कि यह तो बात ठीक है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, जनता का इस पर मत क्या
है प्रश्न गुड, यानी यह प्रश्न बहुत ही गुड है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल प्रश्न है। जनता इस पर क्या कहती है, जनता इस बातों पर क्या कहती है? तो अगले पंक्ति में फिर अंधारी से दिनकर जी बता रहे हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, यानी जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। यानी कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए जनता को कैसे भरमाने का काम किया जा रहा था और कैसे भरमाने का काम होता था कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। जनता एक ऐसा फूल है जिसको अपना तो एहसास ही नहीं है, जब चाहो तभी उतार लो, जब चाहो तभी उसे सजा लो। यानी कि जनता का यहाँ अर्थ क्या है? सीधे से शब्दों में यदि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप जानेंगे कि जनता का मतलब तो आज के समय में राजनीतिक पार्टी के दल वाले एक बस सीधे शब्दों में जानिए तो एक आप भोज में कभी खाते हैं तो भोज में खाते हैं तो ग्लास जो होता है भोज का और प्लेट जो होता है भोज का, समझिए जनता का तो भाव वही होता है कि जब जरूरत पड़ा तो उसे खूब सजा कर रखा जाता है, जरूरत पढ़ने के समय उसे बहुत ध्यान से रखा जाता है, उसे गंदगी में नहीं जाने दिया जाता है, उसे काफी ही सुसज्जित करके रखा जाता है। जैसे ही उस पर भोजन कर लिया जाता है तो उसे उठा के कचड़े में फेंक दिया जाता है। तो हाँ, वही जनता जिसे जरूरत पड़ने पे खूब सजा के रखा जाता है लेकिन जरूरत खत्म होने के बाद उसे कचड़े के भाव में रख दिया जाता है, उसी जनता की बात तो यहाँ पर रामधारी से दिनकर जी आपसे कह रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे इस बात को, क्योंकि मैं यहाँ बता रहा हूं कि जो चाहे तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, यानी कि कोई दुधमुही समझते हैं कि जो बच्चे अभी दुधमुही है, दूध जिसका नहीं छूटा है, अभी दूध पीते हैं, अपनी माता के दूध को पीकर और अपनी जिंदगी को जीते हैं, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, तो उस बच्चे को बस जंतर मंतर करके चार खिलौने में सीमित कर देते हैं। जनता के साथ तो वही किया जाता है कि चार खिलौने देके उसे भरमा दिए जाते हैं और भरमाने के बाद वही काम होते हैं। ये अंग्रेजों के समय की बात है, जो आज के संदर्भ में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यही स्थिति उत्पन्न होता है, यही स्थिति कायम है। अगले पंक्ति में यहां कवि कह रहे हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता का जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समझिए बातों को। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन जब भूडोल होने लगता है, बवंडर उठने लगते हैं, बवंडर समझते हैं यानी हवाओं का जो चक्रवात होता है, तो हवाओं का जो सम्मिश्रण मिलन होता है और वहां बवंडर उड़ता है, उसी बवंडर की बात किया जाता है कि वैसा ही तो जनता के बीच में बवंडर उड़ता है, होता है जब भूडोल बवंडर उड़ते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, जब जनता बिल्कुल निराश हो जाती है, निराश होने के बाद जब दुखी हो जाती है और क्रोधित हो जाती है तो अपने भ्रिकुटी को चढ़ाती है, और भ्रिकुटी चढ़ाने के बाद दोहरा समय के घर घर नाद सुनो, यही दोहरा समय के घर घर नाद को सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर अगले पंक्ति में यहाँ कवि रामधारी से दिनकर जी बता रहे हैं, अगले पंक्ति के माध्यम से, हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय के में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी कि कहा जाता है कि हुंकार, जब जनता की हुंकार शुरू होते हैं तो बड़े से बड़े महलों के नींव भी उखड़ जाते हैं। ये तो सिंहासन की बात ही हटा दीजिए, सांसों के बल से ताज हवा के उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा के उड़ने शुरू हो जाते हैं, जो ताज यानी मुकुट जो होते हैं राजाओं के, या मुकुट उड़ने शुरू हो जाते हैं जब जनता सही अर्थों में चाह देती है। जैसे आप जानते हैं कि आज के समय के भी जो ऐसे ताज हैं या 5 वर्षों के लिए होते हैं, जनता जब चाहती है बैठा देती है, उसे ताजा पोशी कर देती है, लेकिन जनता जब चाहती है उसके ताज को उखाड़ कर फेंक देती है, उसे बाहर कर देती है। जनता की रोके राह समय के ताव कहां, जनता जब नहीं चाहे तो समय की ताव कहां है कि जनता के नहीं चाहने पे कुछ हो जाए। जनता जब चाहती है तो वही होता है, लेकिन जनता के साथ वही प्लेट और ग्लास वाली कहानी। फिर आप देखें कि वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, जनता जिधर चाहती है काल तो उधर ही मुड़ता है। ये तो जनता के हाथों की बात है, जनता के किए गए भाग्य के फैसले की बात है। तो इस तरह से अब्दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, यानी कि अब्दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं,
यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर के बक्ष उजड़ते जाते हैं। यानी कवि यहाँ अगले पंक्ति में बता रहे हैं कि अब्दों में देखिए, शताब्दियों में देखिए, सहस्त्राब्दों में देखें, यानी हजारों साल की आप देखें, ऐसे अंधकारों को देखें, बीता हुआ जो समय है उसके गवाह को, गवाक्ष को देखें, गवाह को देखें, अंबर के दहके जाते हैं, अंबर भी उसमें दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता के स्वप्न जो है अजय है। चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। जब तिमिर का वक्ष होता है वह भी तो वह चिरते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। फिर अगले पंक्ति में यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यानी कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र, यानी कि जैसे भारत का सबसे विराट जनतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ जगत का आ पहुंचा है। 33 कोटि की बात जैसे सबसे पहले बताया गया कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार कर लो, और अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, और 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरने का काम करो। और अगले पंक्ति में यहां फिर से कवि कह रहे हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों के ताखानों में देवता कहीं सड़क पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यानी कि यहाँ सुमित्रानंद पंत जी बता रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के माध्यम से बताया जा रहा है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लेकर तुम किसकी आरती उतारने जा रहे हो, मंदिरों में खोज रहे हो, मस्जिदों में खोज रहे हो, ताखानों में खोज रहे हो, राजाओं के राजप्रसादों में, राजाओं के महलों में खोज रहे हो, देवता कहीं सड़क पर तो गिट्टी तोड़ रहे हैं। अर्थात सही अर्थों में जो देवता है वो कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में मिलेंगे, देवता को खोजो तो खलिहानों में मिलेंगे। फावड़े और हल रायदंड बनाने को है, धूसरता सोने के से श्रृंगार सजाती है, दोरा समय के रथ की घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी फावड़े और हल, फावड़े जो देखे हैं और हल भी देख रहे हैं, रायदंड बनने को है, धूसरता सोने के श्रृंगार सजाती है, और फिर दोरा यहाँ समय की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप, मुझे लगता है कि आपने इस पाठ को बेहद ढंग से समझने का प्रयास किया होगा, और आज का यह आपका 6ठा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले क्लास में। तब तक आप सभी को